जरा सोचिए, कोई चीज हिलती है, चलती है, तो अक्सर हमें लगता है कि वो जीवित है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई दौड़ती हुई बिल्ली हो, या फिर एक बीज जो धीरे धीरे मिट्टी से बाहर निकल रहा है। ये हरकतें, ये मूवमेंट मतलब जीवन का संकेत हैं। सही बात है। पर ये हरकतें सिर्फ अपने आप नहीं होती, अक्सर ये एनवायरनमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं उनकी वजह से होती हैं। हाँ, एक रिस्पॉन्स की तरह। हाँ, जैसे बिल्ली शायद चूहे को देखकर भागी, या पौधा रोशनी की तरफ बढ़ गया। और ये रिस्पॉन्स भी बड़े कंट्रोल्ड होते हैं। मतलब हम जरूरत पड़ने पर फुसफुसाते हैं, चिल्लाते तो नहीं। बिल्कुल, और इसी का मतलब है कि लिविंग बीइंग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ना कोई खास सिस्टम्स होने चाहिए। जानवरों में देखें तो ये काम मुख्य रूप से उनका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज करते हैं। अच्छा, तो आज हम इन्हीं स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जानवर और पौधे अपने एनवायरनमेंट के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, और मतलब अपने कामों में तालमेल, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो फौरन बिल्कुल तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये इतनी तेजी से कैसे हो जाता है? देखिए, ये कमाल है नर्वस सिस्टम का। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें खास तरह के नर्व सेल्स होते हैं। अच्छा, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, और उनमें होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स? हाँ, रिसेप्टर्स। जैसे जीभ पर स्वाद के लिए होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, या नाक में गंध के लिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी पकड़ते हैं। ओके। ये इंफॉर्मेशन फिर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? हाँ, ये सिग्नल न्यूरॉन के एक सिरे, जिसे डेंड्राइट कहते हैं, से चलकर सेल बॉडी से गुजरता है और फिर दूसरे सिरे एक्सॉन तक जाता है। पूरा रास्ता तय करता है। बिल्कुल, और एक्सॉन के आखिर में पहुंचकर ये इम्पल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। केमिकल्स? हाँ, केमिकल्स। ये एक छोटी सी खाली जगह होती है जिसे सिनैप्स कहते हैं। उसको पार करके अगले न्यूरॉन तक या फिर सीधे मसल सेल तक मैसेज पहुंचाते हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ सिग्नल भेजना नहीं है, ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो तेजी से इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, और कभी-कभी तो हम जैसे बिना सोचे ही रिएक्ट कर देते हैं, जैसे वो गर्म चीज वाला उदाहरण, उसे शायद रिफ्लेक्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन? हाँ, ये एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स है। देखिए, सोचने में, प्रोसेस करने में ब्रेन को थोड़ा वक्त लगता है ना? हाँ, लगता तो है। और कुछ सिचुएशंस में वो देरी खतरनाक हो सकती है। इसलिए शरीर ने एक तरह का शॉर्टकट बनाया है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क? हाँ, इसमें क्या होता है, सिग्नल अक्सर सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहीं से वापस मसल को एक्शन लेने का कमांड मिल जाता है। मतलब ब्रेन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है? उस मोमेंट में नहीं। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है, पर एक्शन पहले हो जाता है। अच्छा, ये तो बड़ा एफिशिएंट है। हाँ, और ये रिफ्लेक्स आर्क्स जानवरों में इवॉल्व ही इसलिए हुए क्योंकि ब्रेन की सोचने की प्रोसेस उतनी तेज नहीं है, खासकर उन जानवरों में जिनमें बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नहीं होता। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन हम सिर्फ रिफ्लेक्सेस पर तो नहीं चलते हैं, हम सोचते भी हैं, समझते हैं। इसमें ब्रेन का क्या रोल है फिर? बिल्कुल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, और ब्रेन जो है वो शरीर का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। सारी इन्फॉर्मेशन उसी के पास जाती है। वो सिर्फ समझता है, इंटीग्रेट करता है और फिर फैसला करता है कि मसल्स को क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो ब्रेन ही सब कंट्रोल कर रहा है। हाँ, मोटे तौर पर ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन जो है वो सोचने समझने का मुख्य हिस्सा है। सुनना, सूंघना, देखना, ये सब यहीं प्रोसेस होता है। और जो हमारी मर्जी से चलने वाली मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स, उनका कंट्रोल भी यहीं से होता है। अच्छा। जबकि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये कई इनवॉलंटरी एक्शंस को संभालते हैं। इनवॉलंटरी मतलब जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, जैसे ब्लड प्रेशर, मुंह में लार आना यानी सैलिवेशन, उल्टी आना, वॉमिटिंग। ये हाइंड ब्रेन का एक हिस्सा है, मेड्यूला, वो देखता है। और शरीर का पोस्चर बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, ये काम हाइंड ब्रेन का दूसरा हिस्सा सेरेबेलम करता है। कमाल है, मतलब इतने सारे काम एक साथ, और इतना जरूरी ऑर्गन हमारा ब्रेन एक हड्डी के बक्से यानी स्कल में और एक फ्लूइड भरे गुब्बारे जैसी चीज में एकदम सुरक्षित रहता है। हाँ बिल्कुल, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई जानवरों की बात। हम्म। पर पौधों का क्या? उनमें तो नर्वस सिस्टम नहीं होता, मसल्स भी नहीं होते, फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं?
जैसे वो छुई मुई टच मी नॉट का पौधा है, उसे छूते ही पत्तियां बंद हो जाती हैं, वो कैसे होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पौधों में नर्वस सिस्टम या मसल्स नहीं है, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। वो इसके लिए इलेक्ट्रिको-केमिकल सिग्नल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। पर उनके पास जानवरों जैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं होते। अच्छा। छुई मुई के मामले में जब उसे छूते हैं तो उसकी सेल्स में पानी की मात्रा बदलती है। इससे सेल्स का शेप बदलता है और पत्तियां मुड़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं। पानी की वजह से? हाँ, पानी के प्रेशर में बदलाव की वजह से। और ये मूवमेंट पौधे के ग्रोथ से जुड़ा नहीं है। इसे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहते हैं। ग्रोथ इंडिपेंडेंट। लेकिन पौधों में ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स भी होते हैं, जिन्हें ट्रॉपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिज्म? हाँ, ट्रूपिज्म। जैसे पौधे का जो ऊपरी हिस्सा है, शूट, वो हमेशा रोशनी की तरफ मुड़ता है। इसे कहते हैं फोटोट्रूपिज्म। और जड़ें हमेशा नीचे जमीन की तरफ, ग्रेविटी की तरफ बढ़ती हैं। उसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, समझ गया। पर ये होता कैसे है? ये होता है प्लांट हार्मोन्स की वजह से। जैसे एक हार्मोन है ऑक्सिन। हार्मोन्स? पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे जानवरों में होते हैं, वैसे ही पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं जो उनकी लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। अरे वाह! ऑक्सिन के अलावा और भी हैं, जैसे जिब्रेलिन्स हैं जो तने की ग्रोथ में मदद करते हैं, साइटोकाइनिन्स हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, और एक है एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ को रोकने का काम करता है, मतलब एक तरह से ब्रेक लगाता है। तो ये हार्मोन्स ही पौधों की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के प्रति उनके रिएक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। बिल्कुल सही। ये सब मिलकर पौधों का पूरा जीवन चक्र नियंत्रित करते हैं। अच्छा, तो जानवरों में भी तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता होगा? सिर्फ नर्वस सिस्टम से तो सारा काम नहीं चलता होगा। जैसे आपने गिलहरी का उदाहरण दिया था, अगर वो डर जाए तो सिर्फ नर्वस सिस्टम ही काम करता है या कुछ और भी? बहुत अच्छा सवाल है। जानवरों में नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। ये सिस्टम हार्मोन्स बनाता है। एंडोक्राइन सिस्टम? ठीक है, हाँ। डर वाली सिचुएशन में हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, वो एकदम से एड्रेनालिन नाम का हार्मोन छोड़ती हैं। एड्रेनालिन, सुना है इसके बारे में? हाँ, ये हार्मोन सीधा खून में मिल जाता है और पूरी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ो या भागो? बिल्कुल। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मसल्स में खून का फ्लो बढ़ जाता है ताकि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिले, सांस तेज हो जाती है, शरीर एकदम एक्शन के लिए तैयार। बाप रे, ये तो बड़ा पावरफुल है। हाँ, और हार्मोन्स सिर्फ इमरजेंसी में ही काम नहीं करते, वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन हमारी लंबाई बढ़ाता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है जिसके लिए आयोडीन जरूरी है, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अच्छा, आयोडीन इसीलिए जरूरी है? हाँ, पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हाँ, डायबिटीज में इंसुलिन का मसला होता है। बिल्कुल। और फिर सेक्स हार्मोन्स है, जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज से एस्ट्रोजन, जो प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो मतलब हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। और शरीर में इन हार्मोन्स की मात्रा भी तो कंट्रोल में रहती होगी, ऐसा तो नहीं कि बस बनते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म? हाँ, ये मैकेनिज्म्स पक्का करते हैं कि कोई भी हार्मोन सही समय पर और बिल्कुल सही मात्रा में बने, न कम न ज्यादा। जैसे थर्मोस्टैट काम करता है ना? हाँ, तापमान सेट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही। अगर हार्मोन ज्यादा हो गया तो उसका बनना कम हो जाता है, कम हो गया तो बनना बढ़ जाता है। समझ गया। ये तो बहुत जरूरी है बैलेंस के लिए। तो कुल मिलाकर चाहे वो बिजली की तेजी वाला रिफ्लेक्स हो या ब्रेन का सोचा समझा फैसला या फिर हार्मोन्स का धीमा लेकिन गहरा असर, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जीवन के लिए कितना जरूरी है ना। इसके बिना तो शायद जीव अपने एनवायरनमेंट में ठीक से रह ही नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नर्वस सिस्टम अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से तेज, एकदम टारगेट पर लगने वाले सिग्नल्स भेजता है, जबकि हार्मोनल सिस्टम केमिकल सिग्नल्स के जरिए धीमा लेकिन ज्यादा दूर तक और ज्यादा व्यापक असर डालता है। और अक्सर ये दोनों सिस्टम्स मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। आज की बातचीत से एक सवाल और दिमाग में आ रहा है। ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते होंगे? अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या स्ट्रेस, जो कि एक तरह का नर्वस रिस्पॉन्स है, हमारे हार्मोन लेवल्स को बदल सकता है?
हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या हार्मोन्स हमारे मूड या बिहेवियर जो कि नर्वस फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट करते हैं? हाँ, ये भी होता है। हार्मोनल चेंजेस मूड स्विंग्स ला सकते हैं। थायराइड हार्मोन का असर भी मूड पर पड़ता है। तो ये दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। इस आपसी जुड़ाव, इस इंटरप्ले के बारे में अभी और कितना कुछ जानना बाकी होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही एक्टिव रिसर्च एरिया है। बहुत कुछ है जो हम अभी भी सीख रहे हैं।